बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 19 मुलाहिज़ा फरमाएं। तुमने उसे यहाँ का पता या फ़ोन नंबर तो नहीं बताया? मैंने पूछा। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। थाई वांग मुस्कुराई और अपनी जगह से उठकर किचन की तरफ चली गई। मैं अपनी जगह पर बैठा सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेते हुए सोचता रहा क्या मास्टर फू, ची फांग, दारा और किम तक पहुँचने में कामयाब हो जाएगा। मुझे थाई वांग के उस बंगले में रहते हुए तकरीबन 3 दिन हो गए। इसी दौरान में 2 मरतबा मास्टर फू से फ़ोन पर मेरी बात हुई और 3 दिनों के दौरान में कोई गैर मामूली वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। अलबत्ता मास्टर फू ने यह बताया कि कौशलिया की रिहाई के लिए कोशिश की जा रही है और रोज़ क्लब की निगरानी भी की जा रही है, लेकिन ची फांग के हुलिये का कोई शख्स अभी तक नज़रों में नहीं आया। थाई वांग मामूल के मुताबिक सुबह नाश्ते के बाद चली जाती। उसकी वापसी 5 और 6 बजे के दरमियान होती। उसने अभी तक अपने बारे में ये नहीं बताया था कि वो करती क्या है और ना ही मैंने एल्बम में लगी उन तस्वीरों के बारे में कुछ पूछा था। लेकिन एक बात का अंदाजा था कि उसके पास दौलत की कमी नहीं थी। ये आलीशान बंगला, कीमती और शानदार फर्नीचर और शानदार कार, इसके घर में कोई मुलाजिम नहीं था और ना ही किसी की आमदोरफ्त थी। घर के सारे काम वो खुद करती और मुमकिन है मेरी वजह से उसने अपने मिलने वालों को यहाँ आने से मना कर दिया हो। वो चौथा दिन था। शाम के 6 बज गए थे और खिलाफे मामूल थाई वांग अभी तक नहीं आई थी। हालांकि वो 6 बजने से पहले ही पहुंच जाया करती थी। मैंने कोई खास तवज्जो नहीं दी, किसी काम की वजह से शायद लेट हो गई हो, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा मेरी परेशानी बढ़ती रही। 8 बज गए। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे सर उबारने लगे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ब्लैक टाइगर के आदमियों के हत्थे चढ़ गई हो। उस रात जब मैं नाइट क्लब से भागकर उसकी कार में सवार हुआ था तो तकरीबन 50 गज आगे एक दुकान खुली हुई थी और कार उसी दुकान के सामने से गुजरी थी, जबकि मेरे ताकू में आने वाला एक आदमी एक लम्हे को सड़क पर रुककर मुखालिफ समत में एक रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ गया था। उन लोगों ने मेरी तलाश तो जारी रखी होगी और अब मैं सोच रहा था कि मुमकिन है उन लोगों ने उस गुल फरोश से बाद में पूछा हो और उसने थाई वांग की कार के बारे में बता दिया हो और आज वो कार उनकी नज़रों में आ गई हो और इस तरह थाई वांग उनके हत्थे चढ़ गई हो। ऐसी सूरत में मेरे लिए भी खतरा हो सकता था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए। आराम से बैठा थाई वांग की वापसी का इंतजार करता रहूं या भागने की तैयारी शुरू कर दूं। जगह जगह मेरे ज़हन में एक और ख्याल आया, मास्टर फू को सूरत-ए-हाल से आगाह कर देना चाहिए। उसका फ़ोन नंबर तो मेरे पास मौजूद था। यह ख्याल आते ही मैं उठकर टेलीफोन वाले कमरे में आ गया और फिर मैंने फ़ोन का रिसीवर उठाया ही था कि गेट के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने रिसीवर रख दिया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। 1 मिनट बाद गेट खुला और थाई वांग को देखकर मेरे चेहरे पर तमानियत सी आ गई। थाई वांग अंदर दाखिल हुई तो उसे देखकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। उसका चेहरा कुछ परेशान सा लग रहा था, जैसे थकन से चूर हो। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने पूछा। हाँ ठीक हूँ, परेशानी की बात नहीं, थाई वांग ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे परेशानी तो थी। वो जब भी बाहर से आती काफ़ी देर तक मुझसे बातें करती रहती, लेकिन आज मेरी बात का मुख्तसर सा जवाब देकर अपने कमरे में घुस गई और तकरीबन आधे घंटे बाद लिबास तब्दील करके बाहर आई थी। खुले पाइचों का पाजामा और ओपन शर्ट, घर में वो यही लिबास पहनती थी। इस वक्त 9 बज रहे थे। वो किसी रेस्टोरेंट से खाना लेकर आई थी। बंडल खोलकर उसने खाना प्लेटों में निकाला। उसने बेरगबती से 1-2 लुक़मे लिए और फिर उठ गई। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा। जिस्म टूट रहा है, उसने मुर्दा से लहजे में कहा। तुम खाना खाकर मेरे कमरे में आ जाना। वो उठकर कमरे में चली गई। तकरीबन 10 मिनट बाद मैं उसके कमरे में आया तो वो अपने बेड पर पड़ी हुई थी। मुझे देखते ही उठ गई और दीवार के साथ इस्तादा एक अलमारी को देखने लगी। अलमारी के पीछे एक दरवाजा था। वो दरवाजा खोलकर मुझे इशारा करते हुए अंदर दाखिल हो गई। मैं कई मरतबा थाई वांग के बेडरूम में आया था, मगर अलमारी के पीछे उस दरवाजे का इंकिशाफ पहली मरतबा हुआ था। ये कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था और एक दीवार के साथ सिंगल बेड बिछा हुआ था। सामने वाली दीवार में एक अज़मी अलमारी थी। कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, थाई वांग ने दरवाजा बंद कर दिया और मेरी तरफ देखने लगी। चेहरा थका होने के बावजूद उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी, जैसे शिकार को घेरने के बाद शिकारी की आंखों में चमक आ जाती है। थाई वांग की ये तोड़ देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे कौशलिया याद आ गई, जिसने रात को सोते में मेरे साथ ज्यादती की कोशिश की थी। मैं जब से यहाँ आया था ये बात तो मैंने खास तौर पर नोट की थी कि थाई वांग जब घर में होती तो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखती रहती, लेकिन उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे मुझे चौकन्ना होना पड़ता। लेकिन इस वक्त मैं कुछ गड़बड़ा सा गया। थाई वांग ने अलमारी खोलकर इंटर निकाला तो मेरे दिल की धड़कन कुछ और तेज हो गई। मैं वैसे ज्यादा सी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। दिमाग में सनसनाहट होने लगी। मैंने कमरे से निकल जाने का इरादा किया, लेकिन मेरी नीयत को भांपते हुए वो दरवाजे के सामने आ गई और इंटर को मखसूस अंदाज में पकड़कर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों की चमक कुछ और बढ़ गई। कमीज उतारो। उसकी आवाज में अजीब सी सरसराहट थी। मैं समझा नहीं। मैं अकला कर रह गया। मैं कहती हूँ कमीज उतार दो। इस मरतबा उसकी आवाज में हल्की सी उर्राहट थी। उसके साथ उसने इंटर वाले हाथ को इस तरह झटका दिया कि कमरा सड़ाक की आवाज से गूंज उठा। मैं 2 कदम पीछे हट गया।
और खामोशी से कमीज उतार दी। मैंने तय कर लिया था कि इसके लिए खिलौना नहीं बनूंगा और अगर इसने हद से बढ़ने की कोशिश की तो मुज़ाहमत करूंगा और अगर ज्यादा ही गड़बड़ हुई तो यहाँ से भाग निकलूंगा। मैंने कमीज उतार कर कालीन पर फेंक दी। थाई वांग चलने में मेरी तरफ देखती रही, फिर उसने हंटर मेरे सामने फेंक दिया। हंटर उठाओ और मुझे मारो। उसके होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली, मैं देख रही हूँ तुम्हारे बाजुओं में बड़ी ताकत है, मुझ पर उस वक्त तक हंटर बरसाते रहो जब तक तुम खुद निडाल ना हो जाओ। मेरा दिमाग बग से उठ गया। मुझे जो खदशात थे वो बेबुनियाद निकले, यहाँ तो मामला ही कुछ और था। उसकी ये फरमाइश सुनकर मेरा जहन बुरी तरह उलझ गया था, लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि मैं उसकी पिटाई क्यों करता। उसने मेरा क्या बिगाड़ा था? वो तो मेरी मोहसिन थी, उसने मुझे मौत के मुंह से बचाया था। मैं उस पर हाथ कैसे उठा सकता था? और वो मुझे हंटर पीटने को कह रही थी। मैं अपनी जगह पर बेइसो हरकत खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे रही है। उसकी आवाज बदली हुई थी, जल्दी करो, हंटर उठा लो और मेरी खाल उधेड़ दो। मैं अब भी खामोश खड़ा परेशान नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। मेरा ख्याल उसका दिमाग खराब हो गया था। कोई जी होश इंसान ये ख्वाहिश नहीं कर सकता था कि हंटर से उसकी खाल उधेड़ दी जाए। मेरा ख्याल है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, थाई वांग, बिलाकर मैंने मदम लहजे में कहा। बेहतर होगा तुम डॉक्टर के पास चली जाओ या मुझे नंबर बताओ, मैं फोन करके डॉक्टर को बुला लेता हूँ। मेरा इलाज डॉक्टर नहीं, तुम्हारी ये मजबूत बाजू हैं। उसने आगे बढ़कर मेरे दोनों बाजू पकड़ लिए, फिर उसने झुककर कालीन पर पड़ा हुआ हंटर उठाकर मेरे सीधे हाथ में थमा दिया। अब देर मत करो, शुरू हो जाओ। उसने अपनी कमीज भी उतार कर फेंक दी और दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ दीवार पर टिका लिए। मैं उसकी तरफ देखकर कांप उठा। उसकी पीठ पर लातादाद सुर्ख दारें सी नजर आ रही थी। मैं हंटर हाथ में लिए बेइसो हरकत खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। उसने चंद सेकंड इंतजार किया और फिर मेरी तरफ घूम गई। उसकी आंखों में अचानक ही सुर्खी उभर आई थी। मेरे दिमाग में आंधियां सी चलने लगी। मैंने औरत को हमेशा माँ के रूप में देखा था, लेकिन उस रात कुशल्या ने अपनी बेहुदा हरकत से मेरे दिल में ये बात बिठाने की कोशिश की थी कि औरत माँ के अलावा कुछ और भी होती है। वो अगरचे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी थी, लेकिन मेरा जहन परागंदा हो गया था और अब थाई वांग को इस हालत में सामने देख कर मैं होले होले कांप रहा था। थाई वांग चलने में मेरी तरफ देखती रही, फिर अचानक ही उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इस कदर जोरदार था कि मैं लड़खड़ा कर रह गया। मैं तुम्हें गलत समझी थी, वो गुर्राई, तुम मर्द नहीं हो, तुम्हें शायद किसी गधी ने जन्म दिया था, बुज़दिल। मेरा दिमाग घूम गया। उसने अगर सिर्फ थप्पड़ मारने पर इक्तफा किया होता तो मैं चुप रहता, लेकिन उसने मेरी माँ को गाली दी थी। मैं अपनी माँ को दुनिया की अजीम तरीन हस्ती समझता था और इस गाली ने मेरे जब्त के सारे बंधन तोड़ दिए। थाई वांग ने दूसरा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था, लेकिन मैंने बाएं हाथ से उसकी कलाई पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरी। संभलने की कोशिश करते हुए एक बार फिर बुज़दिली का ताना दिया, मगर इस मर्तबा मेरा दायां हाथ हरकत में आ गया। चमड़े की पतली पट्टियों का बटा हुआ हंटर सड़ाक से उसके शानों पर लगा। वो करा उठी। मैंने दूसरा वार किया। इस मर्तबा हंटर उसकी पुश्त पर लगा। उसने एक सिसकारी सी भरी और ऐसे जुमले फिर कसे जिससे मेरा इश्तियाल बढ़ता रहा और मैं गुस्से में बेकाबू उस पर हंटर बरसाता रहा। वो कालीन पर पड़ी लौटती रही और मैं उस पर हंटर बरसाता रहा। हर जर पर वो इस तरह सिसकारियां भर रही थी जैसे इस मार से वो लुत्फानंदोज हो रही हो, और मिलाकर वो लूटती हुई मेरे कदमों में आ गिरी। उसके दोनों हाथ मेरे पैरों पर थे। वो अब भी सिसकारियां भर रही थी। मैं एक झटके से पीछे हट गया, हंटर फेंक दिया और फिर पैर पटकता हुआ उस कमरे से निकल गया। अपने कमरे में आकर मैं बेड पर गिर गया। मेरा जिस्म होले होले कांप रहा था और दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। थाई वांग ने जब माँ की गाली दी थी तो उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे मौत के घाट उतार दूं, लेकिन मैंने अपना गुस्सा इस तरह उतारा कि उसकी खाल उधेड़ कर रख दी। मैं अपने बिस्तर पर लेटा यही सब कुछ सोचता रहा। मैं थाई वांग का बहुत एहतराम करता था। वो मेरी नजरों में एक ऐसा आला मुकाम बना गई थी जिसका दर्जा बहुत अरफा व आला हो सकता था, लेकिन अपनी इस हरकत से मेरी नजरों में वो गिर गई थी। मेरे दिल से उसका एहतराम खत्म हो गया था और उसे भी मैं कुशल्या जैसी औरतों के जमरे में शुमार करने लगा था। नौजवान खूबरू और सेहतमंद मर्दों को देखकर जिनकी राल टपकने लगती है और अपने शहवानी जज्बात पर काबू नहीं रख सकती। थाई वांग की इस नीच हरकत के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। यकजक मेरे ज़हन में ख्याल आया कि मास्टर फू को सूरत हाल से आगाह करके उसे बता देना चाहिए कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं सोचते उठकर लाउंज में आ गया और टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबरों वाले बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मुझे महसूस हुआ कि फोन की मखसूस टोन सुनाई नहीं दे रही। मैंने क्रेडल को 2-3 मरतबा दबाया, तार को हिला जुला कर देखा, लेकिन फोन डेड ही रहा था। मैंने रिसीवर पटक दिया और दोबारा अपने कमरे में आ गया। मेरे दिमाग में अभी तक सनसनाहट हो रही थी और कनपटियां सुलग रही थी। मैं खिड़की खोलकर खड़ा हो गया और ताज़ा हवा के लिए लंबे लंबे सांस लेने लगा। इस वक्त दूर कहीं क्लॉक टावर ने 12 बजे का ऐलान किया था। घड़ियाल की आवाज़ देर तक फिजा में गूंजती रही। मैं जब से थाई वांग के यहाँ आया था आमतौर पर 11 बजे तक सो जाता और सुबह मेरी आंख भी जल्दी खुल जाती, लेकिन आज के इस वाक़े के बाद मेरी नींद उड़ गई थी। मुझे नहीं मालूम मैं कब तक खिड़की के सामने खड़ा रहा, फिर खिड़की खुली छोड़कर बेड पर लेट गया।
मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी और इस कोशिश में था कि किसी तरह नींद आ जाए तो इस ज़हनी करब से निजात मिले, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी और ज़हनी अज़ियत बढ़ती ही जा रही थी। मैं इस वक्त खिड़की की तरफ मुंह किए लेटा हुआ था कि अपने कंधे पर हल्का सा दबाव महसूस करके चौंक गया। जाहिर है वो थाई वांग के अलावा और कौन हो सकता था। मैंने तवज्जो नहीं दी और खामोश लेटा रहा। नाराज हो? थाई वांग की मध्यम सी आवाज़ मेरी समाज से टकराई। तुमने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं। मैंने अपने कंधे पर से उसका हाथ झटक दिया। तुमने मेरी माँ को गाली दी थी। मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। वो मेरी गलती थी और मैं तुमसे इस गलती की माफी मांगने आई हूँ। थाई वांग ने जवाब दिया। तुम जैसे नौजवान को जन्म देने वाली कोई मामूली औरत नहीं हो सकती। उसका रुतबा बहुत अजीम है। मैं इतराफ करती हूँ कि मैंने काबिले इतराद अल्फाज इस्तेमाल करके तुम्हें दुख पहुंचाया और तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचाई, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। मैं वो सब कुछ ना कहती तो तुम्हें गुस्सा ना आता और तुम मेरी पिटाई ना करते। क्या? मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। तुम्हारा किरदार तुम्हारी माँ की तरबियत की दलालत करता है, थाई वांग ने कहा। अगर कोई और नौजवान होता तो मुझे बरहना देकर मुझे भूखे भेड़िए की तरह बम्बोर डालता, मगर तुम्हारे ज़हन में वो सब कुछ नहीं था जो दूसरे नौजवान ऐसे मौकों पर सोचते हैं। ना ही मेरे ज़हन में कोई ऐसा गंदा ख्याल था। तुम्हारी शराफत और किरदार की अजमत का अंदाजा तो मैं पहले ही रोज लगा लिया था जब तुम मुझसे नजरें चुरा रहे थे। तुम्हारी माँ की शान में वो गुस्ताखाना अल्फाज मैंने इसलिए कहे थे कि तुम में इश्तियाल पैदा हो और तुम इस सेंटर से मेरी खाल उधेड़ दो। क्यों? आखिर क्यों? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कमरे की बत्ती अगरचे बुझी हुई थी, लेकिन रायदारी से आने वाली रोशनी इतनी काफी थी कि हम एक दूसरे को बआसानी देख सकते थे। उसने जिस्म पर चादर ओढ़ रखी थी। अब पूछा है तुमने कि मैंने ऐसा क्यों किया? उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात सुनने के बाद तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ पैदा होने वाली नफरत खत्म हो जाएगी। वो मुझे हाथ से पकड़कर लाउंज वाले कमरे में ले आई। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि बुनियान पहने हुए था और कमीज तो गुस्से में उसी कमरे में मैं छोड़ आया था। ये बाजू वाकई बहुत मजबूत और ताकतवर हैं। वो मेरे दोनों बाजू थपथपाते हुए बोली, और मुझे यकीन है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें फौलाद बढ़ता जाएगा और तुम्हारा कोई दुश्मन एक आध की मार भी नहीं सह सकेगा। तुम मुझे कुछ और बताने के लिए यहाँ लाई थी। मैंने कहते हुए दीवार की कलाक की तरफ देखा। 2 बजने वाले थे। वही बताने जा रही हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा और मेज पर से क्रीम की एक शीशी उठाकर मेरे हाथ में थमा दी। पहले ये क्रीम मेरे जिस्म पर लगा दो। जब तुम इंटर से मेरी पिटाई कर रहे थे तो बहुत मजा आ रहा था। अब तकलीफ हो रही है। ये क्रीम लगाने से तकलीफ कुछ कम हो जाएगी। वो जिस्म से चादर उतार कर कालीन पर ऊंधी लेट गई। उसका बदन देखकर मैं कांप उठा। इंटर की ज़रबों के लातादाद निशान थे। बाल से खून रिस रहा था और बाज़ जगह नील पड़ गए थे। मैं उसके जख्मों पर क्रीम लगाने लगा। उसके मुंह से कभी सिसकारी निकल जाती और कभी वो करा उठती। वो इस वक्त भी मेरे सामने बरहना थी, लेकिन मेरे ज़हन में कोई शैतानी ख्याल नहीं था। वो उठकर कालीन पर 2 दानों होकर बैठ गई और जिस्म पर चादर लपेट ली। मैं भी उसके सामने बैठ गया। जब मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ तो मैं 14 साल की थी और हाई स्कूल में ज़ेरे तालीम थी। थाई वांग मेरी तरफ देखते हुए कह रही थी, मेरा बाप मरते वक्त मुझे मेरे चचा के सुपुर्द कर गया। हुआंग दरअसल मेरे वालिद का सौतेला भाई था। उसने मुझे अपनी सरपरस्ती में ले तो लिया, लेकिन उसकी नज़रें मेरे बाप की छोड़ी हुई जायदाद पर थी। शहर की गुंजान आबाद में एक फ्लैट और तकरीबन 3 लाख बाद का बैंक बैलेंस। मेरा बाप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था। उसकी मौत फैक्ट्री में ड्यूटी के दौरान में एक हादसे में हुई थी और कंपनी ने भी उसके मरने के बाद गरां कदर मुआवजा दिया था। मेरा चाचा हुआंग एक गरीब आदमी था। उसकी गुर्बत में उसका अपना हाथ था। उसने टिक कर कभी कोई काम नहीं किया था। उसकी बीवी एक फैक्ट्री में मुलाजिम थी और उसी की तनख्वाह पर गुजारा होता था। चचा को शराब और जुए की आदत भी थी। वो चची की तनख्वाह रकम भी छीन कर अपनी अय्याशी में उड़ा देता। कभी कभी वो हमारे यहाँ आ जाता कि मेरा बाप उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करता था। मेरे बाप को फैक्ट्री में हादसा पेश आया तो वो शदीद जख्मी हुआ था और शायद उसे यकीन हो गया था कि वो जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए उसने चचा हुआंग को मेरा सरपरस्त मुकर्रर कर दिया। इसके अलावा हमारा कोई और करीबी रिश्तेदार था भी नहीं। हादसे के 3 दिन बाद मेरा बाप मर गया। चचा हुआंग ने चंद रोज तक तो शराफत दिखाई, फिर अपने असल रंग में आ गया। मेरे बाप का बैंक बैलेंस चंद हफ्तों में खत्म हो गया। बाप के मरने के बाद फैक्ट्री से जो मुआवजा मिला था वो भी शराब और जुए में उड़ा दिया। मेरी चाची पहले तो रोक टोक करती रही, फिर वो भी उसके रंग में रंगती चली गई। हमारा फ्लैट बहुत बड़ा था। जब नकद सरमाया खत्म हो गया तो चची और चचा मुझे शहर के नायत गंदे इलाके में वाक़ अपने 2 कमरों के फ्लैट में ले आए और मुझे कहा कि हमारे वाला फ्लैट किराए पर दे दिया गया है। उसकी आमदनी से घर के अखराजात चलाते रहेंगे। मुझसे कुछ कागजात पर भी दस्तखत करवाए गए थे, लेकिन बाद में इंकशाफ हुआ कि चचा ने हमारा फ्लैट औने पौने बेच दिया है और उससे मिलने वाली रकम भी 3-4 महीनों में उड़ा दी गई थी। घर में फाके होने लगे तो मेरी तालीम का सिलसिला मुनक़ते हो गया और मुझे मजबूर किया जाने लगा कि मैं कहीं नौकरी करके रकम कमाऊं। चचा और चची मुझे बुरी तरह पीटते रहे। मुझे एक रेस्टोरेंट में वेटरेस की नौकरी मिल गई।
تنخواہ تو کم تھی لیکن گاہکوں سے بخشش میں روزانہ اچھی خاصی رقم مل جاتی۔ جب میں گھر آتی تو چچی میری تلاشی لے کر ساری رقم چھین لیتی۔ اس کا خیال تھا کہ میں کچھ رقم چھپاتی بھی ہوں۔ وہ مجھے بری طرح پیٹ دیتی اور میں روزانہ اس کی مار کی عادی ہو چکی تھی۔ 14-15 سال کی عمر بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ریسٹورینٹ میں آنے والے گاہکوں کا خیال تھا کہ میں صرف یہاں نوکری نہیں کرتی، کچھ اور بھی کرتی ہوں۔ بعض گاہک مجھ سے فحش مذاق کرتے اور بعض زیادہ سے زیادہ ٹپ دے کر مجھے اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے۔ میں بڑی مشکل سے وقت کا نباہ کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ چچی اور چچا مجھے کنچن بوری لے گئے۔ یہ بینکاک کے شمال میں 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک خوبصورت ہل اسٹیشن ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک ہفتے کی چھٹیاں منانے کے لیے کنچن بوری جا رہے ہیں۔ اس خوبصورت شہر میں انہوں نے رہائش کے لیے جو کاٹیج لیا تھا وہ شہر سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ چاروں طرف سے سبزے اور اونچے درختوں میں گھرا ہوا وہ علاقہ اور کاٹیج بڑا شاندار اور قیمتی فرنیچر سے آراستہ تھا۔ چچی اور چچا کی مالی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ وہ اس قسم کے کاٹیج کرائے پر لے سکتے۔ بینکاک سے روانگی سے ایک دن پہلے انہوں نے میرے لیے چند نئے کپڑے بھی خریدے تھے اور مجھے اس پر بھی حیرت ہوئی تھی۔ وہ دن اور وہ رات ہم نے بڑے خوشگوار ماحول میں گزارے تھے۔ دوسرے دن شام سے کچھ پہلے ایک شاندار کار ہمارے کاٹیج کے سامنے آ رکی۔ ڈرائیور کے علاوہ اس کار میں صرف ایک آدمی تھا، 7 فٹ کے قریب قد اور باری ڈیل ڈول۔ مجھے تو وہ جین زاد ہی لگا تھا۔ چچی اور چچا سیٹنگ روم میں بیٹھے دیر تک اسے رازدارانہ انداز میں گفتگو کرتے رہے۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میں اس وقت باتھ روم میں تھی کہ مجھے کار کے روانہ ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ وہ دیو قامت شخص چلا گیا ہے، کیونکہ اسے دیکھ کر ہی مجھے وحشت ہوتی تھی۔ لیکن جب میں باتھ روم سے نکلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ شخص تو نشست گاہ میں بیٹھا ہوا تھا اور چچی اور چچا غائب تھے۔ میں خارجی دروازے کی طرف بڑھی تو اس شخص نے بتایا کہ وہ دونوں جا چکے ہیں۔ میں سٹ پٹا سی گئی۔ چچی اور چچا مجھے اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ جب یہ انکشاف ہوا کہ چچی اور چچا مجھے کوچیانگ نامی اس شخص کے ہاتھ فروخت کر گئے ہیں تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پہاڑیوں میں بل کھاتے ہوئے راستے پر کار کے انجن کی آواز ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ میں کاٹے سے نکل کر بھاگی تو اس دیو قامت کوچیانگ نے مجھے پکڑ لیا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ کوچیانگ سے میرے سودے کی بات کئی روز سے چل رہی تھی اور چچا اوانگ وقتاً فوقتاً اسے چھوٹی موٹی رقمیں بھی لیتا رہا تھا اور ملا کر پروگرام بنا کر وہ دونوں مجھے دھوکے سے یہاں لے آئے اور مجھے اس کے حوالے کر کے چلے گئے۔ آخری قسط کے طور پر انہیں صرف 10,000 بات ملے تھے۔ یہ کاٹیج بھی کوچیانگ کا تھا۔ اس رات مجھ پر جو بیتی میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ شہر سے دور ویرانے میں میری چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں آخری لمحے تک مزاحمت کرتی رہی۔ کوچیانگ نے انٹر سے میری کھال اتیر ڈالی۔ یوں تو میں چچی اور چچا سے مار کھاتی ہی رہتی تھی، لیکن اس رات ہنٹر کی مار پہلی مرتبہ کھائی تھی۔ 15 دن تک میرے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا۔ کوچیانگ پہلے ہنٹر سے مجھے پیٹتا اور پھر بیڑیوں کی طرح مجھے نوچنے لگتا۔ میں بھاگنے کا موقع تلاش کرتی رہی، لیکن اس نے میری نگرانی کے لیے شہر سے کٹی کٹی عورت کو بلا لیا تھا۔ وہ شکل ہی سے عرافہ لگتی تھی، سائے کی طرح میرے ساتھ لگی رہتی۔ 16ویں شب مجھے موقع مل گیا۔ کوچیانگ شراب کا عادی تھا، لیکن اس رات اس نے کچھ زیادہ ہی چڑھا لی تھی۔ وہ نشے میں دودھ ہو رہا تھا۔ اس طرح مجھے اس کے پستول پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار دی۔ میں جب کمرے سے باہر نکلی تو میرے ہاتھ میں پستول دے کر نگران عورت چیختی ہوئی بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں پہاڑیوں میں اس بل کھاتے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے کسی نہ کسی طرح شہر پہنچ گئی اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ نگران عورت اور میری چچی چچا بھی پکڑے گئے۔ کیس چلا اور مجھے 7 سال کی سزا ہوئی، جبکہ چچی اور چچا کو مختلف الزامات میں طویل مدت کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں بھی میرے ساتھ کوئی قابل تعریف سلوک نہیں ہوا۔ میں نہ صرف قیدی عورتوں سے پٹتی رہی بلکہ جیل کی ایک وارڈن میری پٹائی کرتی رہی، اور اسے تو شاید مجھ سے کوئی خدا واسطے کا بیر ہو گیا۔ وہ جب تک دن میں ایک مرتبہ مجھے پیٹ نہ لیتی اسے چین نہیں آتا تھا، اور میں بھی اس کی پٹائی کی عادی ہو گئی تھی۔ تھائی وانگ خاموش ہو گئی۔ میں بھی خاموش بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی کہانی سن کر مجھے واقعی ہی اس سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ جیل سے نکلنے کے بعد میں جس طرح وقت سے لڑتی رہی وہ ایک طویل داستان ہے۔ تھائی وانگ کہہ رہی تھی، چچا اور چچی جیل میں ہی مر گئے اور مجھے ان کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ میں اب آزاد تھی۔ میں نے اپنے قدم جمانے کے لیے بڑی تگ و دو کی۔ آج میں کامیاب بزنس مین وومن ہوں، لیکن ماضی میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس نے مجھے اذیت پسند بنا دیا۔ میرا جسم مار کا عادی ہو چکا ہے۔ جب تک میں تشدد کا نشانہ نہ بنوں مجھے چین نہیں آتا۔ بڑی عمر کے مردوں پر مجھے بھروسہ نہیں۔ میں تمہاری عمر کے نوجوانوں کو پیسے کا لالچ دے کر ان سے یہ کام لیتی ہوں۔ انٹر سے پٹائی کے بعد جب تک جسم میں جلن رہتی ہے مجھے سکون ملتا ہے، اور صبح جیسے جلن کم ہوتی ہے میری بے چینی میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ جب میرے جسم پر کوڑے پڑتے ہیں تو تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مجھے کتنا حظ اور سکون ملتا ہے۔ آج کی یہ پٹائی 4-6 روز کے لیے کافی ہے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ پٹائی اس کے لیے گویا ایک طرح کا نشہ تھا۔ جیسے جیسے اس کا اثر زائل ہونا شروع ہوگا اس کی بے چینی بڑھنے لگے گی۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا 3:30 بج رہے تھے۔
उसे भी शायद वक्त का ख्याल आ गया था। वो अपने जिस्म पर लपेटती हुई चादर संभालती हुई उठ गई। मुझे उम्मीद है कि अब तुमने मुझे माफ कर दिया होगा, वो मेरी तरफ देख कर मुस्कुराते हुए बोली। तुम्हें बुरा भला कहने का मकसद तो ये था कि तुम्हें इश्तियाल दिलाया जाए, और दूसरी वजह ये भी कि तुम्हें मैं तुम्हारी इन ख्यालात के सामने बंद बांधना चाहती थी जो मुझे बनाना देख कर तुम्हारे जहन में आ सकते थे। मेरे ख्याल में अब तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात नहीं रहनी चाहिए। मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर अपने कमरे में घुस गया और बिस्तर पर लेटकर देर तक थाई वांग के बारे में सोचता रहा। उसकी कहानी वाकई अफसोसनाक थी। उसके साथ जुल्म हुआ था और मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरे माँ बाप को मेरी आंखों के सामने बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था और मैं अपनी जान बचाने के लिए छुपता फिर रहा था। मेरे दुश्मन मौत के फरिश्तों की तरह मेरे ताकुम में लगे हुए थे। मैं जहां भी पनाह लेता, चंद रोज बाद वो मुझे ढूंढ निकालते। क्या मैं जिंदगी भर इसी तरह भागता रहूंगा? थाई वांग के साथ भी यही सब कुछ हुआ था, लेकिन उसने हालात का मुकाबला किया था और आज वो सुकून की जिंदगी बसर कर रही थी। उसने अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया था। मुझे भी ऐसा ही करना होगा। इस तरह छुपकर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। मैं रात के आखिरी पहर सोया। आंख खुली तो दिन के 12 बज रहे थे। घर में खामोशी थी। मेरा ख्याल था कि थाई वांग सुबह अपने दफ्तर जा चुकी होगी। उसने मुझे नहीं जगाया होगा कि मैं अपनी नींद पूरी कर लूं। जाग जाने के बाद भी मैं देर तक अपने बिस्तर पर पड़ा रहा और फिर उठकर बाथरूम में घुस गया। आधे घंटे बाद जब मैं अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ जाने लगा तो थाई वांग के कमरे के सामने से गुजरते हुए मेरी निगाहें बेइख्तियार अंदर की तरफ उठ गई। दरवाजा खुला हुआ था और थाई वांग बिस्तर पर औंधी पड़ी थी। चादर उसके जिस्म से हटी हुई थी। उसकी पुश्त पर कोड़े की जरबों के निशान दूरी से नजर आ रहे थे। मैं गैर इरादी तौर पर कमरे में घुस गया। उसकी हालत देखकर मुझे अफसोस हुआ था। मैंने रात को गुस्से में कुछ ज्यादा ही धुनाई कर डाली थी। थाई वांग बेइसो हरकत पड़ी थी। मैंने 2-3 आवाजें दी मगर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं हुआ। मैंने आगे बढ़कर उसे होले से हिलाया मगर वो बेइसो हरकत पड़ी रही। मुझे तशवीश होने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो। मैंने सर झटक दिया। रात 3:30 बजे तक वो बैठी बातें करती रही थी। मैंने उसके कंधे को झुंझोड़ दिया। उसने कसमसा कर आंखें खोल दी तो मुझे कदरे इत्मीनान हुआ। 1 घंटे बाद हम दोनों नाश्ता कर रहे थे। थाई वांग ढिठाई से मुस्कुराते हुए बता रही थी कि तशद्दुद और अज़ियत का निशाना बनने के बाद भी उसके मामूलात में कोई फर्क नहीं आया था और शायद ये जिंदगी का पहला मौका था कि वो इस तरह बेसुध पड़ी थी। उसकी वजह गालिबन ये थी कि मैंने कुव्वत बाजू कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर डाली थी। उस रोज वो अपने दफ्तर नहीं गई, बिस्तर पर ऊंधी पड़ी रही। मैं कभी उसके पास बैठ जाता और कभी इधर उधर घूमने लगता। दूसरे रोज वो दफ्तर गई तो मामूल के मुताबिक 6 बजे से पहले वापस आ गई। उसने आते ही ऐलान कर दिया कि हम आज रात का खाना घर से बाहर किसी होटल में खाएंगे। जब हम घर से निकले तो रात के 8 बज रहे थे। मेरे दिल में हल्का सा खौफ भी था, अगर किसी ने देख लिया तो। लेकिन थाई वांग ने मुझे तसल्ली दी कि हर शख्स तो मुझे नहीं पहचानता। 2-4 आदमी मुझे पहचानते होंगे और जरूरी नहीं कि जहां हम जाएं वहां उनमें से कोई मौजूद हो। कार मुतवस रफ्तार से मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही और मैं मोहताज नजरों से चारों तरफ देखता रहा। पूरा शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। हमारे सफर का इख्तिताम राजा प्रॉपर्टी रोड पर वाक़े आलीशान रंजीत होटल के पार्किंग लॉट पर हुआ। उस होटल का मसाला थाई रेस्टोरेंट रवायती थाई खानों की वजह से खास शोहरत रखता था। यहाँ गाहकों का दिल बहलाने का भी माकूल बंदोबस्त था। रात 8:30 बजे के बाद स्टेज प्रोग्राम शुरू हो जाता जिसमें श्याम के कदीम रवायती रक्स पेश किए जाते। उस होटल में सिर्फ वही लोग आ सकते थे जिनकी जेबें करेंसी नोटों से भरी हुई हों। आम आदमी इस तरफ से गुजर नहीं कर सकता था। हम देर तक खाने, मशरूबात और रक्स से लुत्फ अंदोज होते रहे। इसी दौरान में मैं वाकई भूल गया था कि मेरी जान के दुश्मन पूरे शहर में मुझे तलाश करते फिर रहे हैं। हम 11 बजे रेस्टोरेंट से निकले और जैसे ही पार्किंग में कार के करीब पहुंचे थाई वांग ठिठक गई। कार के दाईं तरफ के दोनों टायर फ्लैट थे। हम कार के सामने से घूमकर दूसरी तरफ आ गए। उस तरफ के दोनों टायर भी फ्लैट थे। मुझे अपनी गर्दन पर चींटियां सी रेंगती हुई महसूस होने लगी। कार के चारों टायर फ्लैट होना महज इत्तफाक नहीं हो सकता था। पहियों की हवा जानबूझकर निकाली गई थी। मेरी छठी इसने खतरे की घंटी बजा दी। मेरी तरह थाई वांग भी परेशान नजरों से इधर उधर देख रही थी। फिर हम दोनों ने बैक होटल के सामने वाली सड़क पर दूसरी तरफ उस शख्स को देख लिया जो बिजली के खंबे से टेक लगाए खड़ा सिगरेट के कश लगा रहा था। उसने सफेद पैंट और सफेद टी-शर्ट पहन रखी थी जिस पर सामने के रुख पर कोई तस्वीर छपी हुई थी। गले में सुर्ख स्कार्फ बंधा हुआ था। मिस्टर वैदान। थाई वांग मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, अंदर चलो, हम इस तरफ से नहीं जा सकते। मैंने भी सुर्ख स्कार्फ वाले उस आदमी को देख लिया है। मैंने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थाई वांग ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। गुड, तुम वाकई दलेर नौजवान हो। अगर तुम्हें वाकई ऐसा हौसला पैदा होता रहा तो वो लोग वाकई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। उसने अगरचे मेरी हौसला अफजाई की थी लेकिन मैं जीत गया था। मैंने उससे साथ होने वाली बात ऐसे कह दी थी जैसे खतरा मुझे नहीं उसे है और मैं उसकी हिफाजत के लिए साथ आया हूँ। हम दोनों दोबारा रेस्टोरेंट में घुस गए लेकिन वहां रुके नहीं। मेजों के दरमियान चकराते हुए दूसरे दरवाजे से होटल के अंदरूनी हिस्से की तरफ निकल गए।
थाई वांग यकीनन पहले भी यहाँ आती रहती थी, उसे होटल के तमाम रास्ते मालूम थे। हम मुख्तलिफ रास्तों से घूमते हुए पिछली तरफ आ गए। होटल का एक दरवाजा सोए अंदर वाली साइड पर भी था, लेकिन थाई वांग जैसे ही बाहर निकली ठिठक कर रुक गई। उस तरफ भी गली में चंद गज आगे फासले पर उसी हुलिये से मिलता जुलता एक आदमी खड़ा हुआ था। उसके गले में स्कार्फ नहीं था, अलबत्ता सर पर पीले रंग का एक इलास्टिक बैंड नजर आ रहा था। थाई वांग मेरा हाथ पकड़कर तेजी से पीछे मुड़ गई। मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए हम एक कमरे में दाखिल हो गए। ये होटल के टेलीफोन ऑपरेटर का कमरा था। स्विच बोर्ड के सामने दो खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई थी। एक तो फोन पर किसी से बात कर रही थी और दूसरी ने बात खत्म करके स्विच बोर्ड पर कोई प्लग ऑफ किया था। वो गर्दन घुमाकर हमारी तरफ देखने लगी। मुझे एक फोन करना है, इमरजेंसी है, थाई वांग ने आगे बढ़ते हुए कहा। लॉबी में पब्लिक बूथ लगे हुए हैं और इस वक्त 2 बूथ फारिग हैं, लड़की ने घूरते हुए जवाब दिया। इमरजेंसी है प्लीज, थाई वांग ने कहा। हमें जान का खतरा है, हम लॉबी में नहीं जा सकते। पुलिस को फोन करना है, लड़की ने पूछा। नहीं प्लीज, मुझे फोन कर लेने दो, वो लोग हमारी तलाश में यहाँ आ गए तो। ये डायरेक्ट लाइन है, लड़की ने उसकी बात काटते हुए कहा। एक टेलीफोन सेट आगे सिरका दिया। फोन करके तुम लोग फौरन यहाँ से चले जाओ। थाई वांग ने रिसीवर उठा लिया और नंबर प्रेस करने लगी। कॉल रिसीव होने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसकी बातों से मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो मास्टर फू को इस सूरत से आगाह कर रही थी। फिर उसने रिसीवर रख दिया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, मास्टर फू चंद मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा। उस वक्त तक हमें इन लोगों की निगाहों से पोशीदा रहकर यहीं कहीं वक्त गुजारना है। आओ मेरे साथ आओ।